जब से ये सृष्टि बनी है तभी से योग है, क्योंकि बगैर योग के तो सृष्टि नहीं बनती। सूर्य और चंद्र को मिलाना, अर्थात ईड़ा और पिंगला, ये राइट सूर्य है और लेफ्ट नोस्ट्रल जो है चंद्र है, इन दोनों को मिलने से ही ये योग बनता है, ये सृष्टि बनती है। क्योंकि योग ही एक ऐसा विषय है सब दुनिया में जो जिसके करने से सर्वांगीण विकास होता है। जब कोरोना का समय आया था तब मेरे को आरोग्य में जोड़ा गया था। 3 लाख गाँव में जो हमारा ऑनलाइन चल रहा था, तो योग के माध्यम से और घरेलू उपचारों के माध्यम से ये 3 लाख गाँव में कोई अनहोनी नहीं हुई थी, और किसी को कोरोना हुआ था तो वो सब विद इन वीक में सब ठीक हुए। ये जो 23 का जो था 1,26,85,032 लोग जो जुड़े, वो अभी तक कहीं कोई रिकॉर्ड में नहीं है। कोई ये पूछ रहा है आसन कितने होते हैं, बहुत से ये भी पूछते हैं, तो जितनी योनियाँ हैं इतने ही आसन हैं। कि गज करनी वा को कहें पिए पेट भर नीर, और फिर युक्ति से काढ़िए रोग न व्यापे शरीर। कि कागासन में बैठ के पिए पेट भर नीर, और फिर युक्ति से काढ़िए रोग न व्यापे शरीर। कि नाक कान और दांत को, नाक कान और दांत को रोग न व्यापे को, और उज्जल हो में नैन भी नित नेति कर सो। योग भारतीय शिक्षा और संस्कृति का एक अभिन्न अंग, जो हमारे यहाँ पुरातन काल से ही चलता आ रहा है। योग की शिक्षा पहले गुरुकुलों में दी जाती थी, अब धीरे धीरे पिछले 10 सालों से भारत में भी योग का एक व्यापक स्तर पर विस्तार हुआ है। ये विस्तार न सिर्फ भारत तक ही रहा है, बल्कि पूरी दुनिया में पहुंचा है। पूरी दुनिया तक पहुंचाने में भारत के कई योग गुरुओं का अहम योगदान है, जिनमें बाबा रामदेव, खुद देश के प्रधानमंत्री का योगदान है। आज हमारे साथ एक ऐसे ही व्यक्तित्व मौजूद हैं जिन्होंने योग के प्रचार प्रसार में भारत में योग को बढ़ावा देने के लिए, योग शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई अतुलनीय काम किए हैं। तो स्वागत है राम अवतार जी हमारे इस खास शो में आपका। धन्यवाद जी। सबसे पहले तो हम आपको शुभकामना देंगे कि आपने जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया योग के माध्यम से, एकल अभियान के माध्यम से, तो सबसे पहले तो आपको उसकी शुभकामनाएं। सर, सबसे पहले तो हम यही जानेंगे कि योग जो हम सदियों से हमारी परंपरा रही थी, बीच में गायब हो गई थी, अब धीरे धीरे हम उस ओर लौट रहे हैं, ये कैसे हो रहा है? एक्चुअली क्या है, वैसे तो योग शिक्षा हमारी जब से ये सृष्टि बनी है तभी से योग है, क्योंकि बगैर योग के तो सृष्टि नहीं बनती। तो वैसे हम अक्सर कह देते हैं कि 5,000 साल पहले योग चालू हुआ था या 10,000 साल पहले हुआ था। योग तो जब से सृष्टि बनी है तभी से है। लेकिन हमारे शिक्षा विभाग में ये दिल्ली सरकार में और केंद्रीय विद्यालयों में ये आई 1982-83 से। दिल्ली सरकार में सबसे ज़्यादा योग शिक्षक सरकार में लगाए हुए थे, जिसमें स्वामी धीरेन्द्रचार्य जी ने इनको शिक्षा में जगत में लेके आए थे। पहले ये योग था, लेकिन ये गुप्त ज्ञान होता था, संतों का ज्ञान होता था। जो अष्टांग योग महर्षि पतंजलि ने जो बनाया था, उसके जो 8 अंग हैं, जो यम और नियम का पालन करते थे, उनको ही वो योग की शिक्षा देते थे। लेकिन जब शिक्षा में आ गया तो मेरा भी 1 जनवरी 83 से 1983 से मैं दिल्ली सरकार में योग शिक्षक लगा था। उसके बाद में कुछ सेवाएं मेरे को और मिली। मैं इसका योगा टीचर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी रहा, और देश में लगभग जैसे IAS एकेडमी है मसूरी में, लाल बहादुर शास्त्री, सुप्रीम कोर्ट है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, आपके डिफेंस है, पुलिस है, शिक्षा जगत में सभी को हमारा ट्रेनिंग में मेरा दिल्ली सरकार की ओर से मैं था, और मैं प्रोजेक्ट अफसर दिल्ली सरकार में रहा योग का। और हमारी कोशिश यही थी कि ये शिक्षा, जैसे आपने पूछा है कि ये शिक्षा जन जन तक कैसे पहुँचे, हमारे यूथ में कैसे जाए, उसके लिए ही मैंने जाने का सौभाग्य मिला जगह जगह, ताकि जो इसके संचालक हैं, जो इसकी पॉलिसी मेकर हैं, उनको जब लाभ होगा इस शिक्षा से, योग शिक्षा से, तो ये शिक्षा हमारी आगे बढ़ेगी। इसलिए हमने इसको। सर, रोकूंगा बीच में। आपने 1983 में एक योग शिक्षक के रूप में शुरुआत की, और 2023 में
यानी कि 40 साल बाद आपने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जिसको पूरी दुनिया ने देखा और उसके लिए आपको सम्मानित भी किया गया। तो ये 40 सालों में कैसे एक भारतीय होने के नाते, एक योग शिक्षक होने के नाते इसको आप कैसे देखते हैं? एक्चुअली क्या था कि इस हमने जैसे देखा, हमने सोचा और हमने पढ़ा भी, और मेरे पिताश्री भी इसी लाइन में थे। हम तो रोजी रोटी के योग गुरु बने थे, लेकिन वो कर्मयोगी थे। तो जब हमने महाभारत में देखा, हमने रामायण में देखा कि भगवान राम, भगवान कृष्ण, ये सभी किस तरह से जो हमारी गुरुकुल शिक्षा पद्धति होती थी उसमें सभी छोटे छोटे बच्चों से ही इसको बताया जाता था, और प्राणायाम से लेकर के ध्यान की अवस्था में सारे जो भी उसका अध्ययन और उसका जो मेन मकसद था कि योग से हम आत्मा परमात्मा का मिलन जो है, क्योंकि योग ही एक ऐसा विषय है सब दुनिया में जो जिसके करने से सर्वांगीण विकास होता है। तो उस सर्वांगीण विकास में जो हमारा मेन लक्ष्य था वो योग अध्यापक जो होते थे, जो आचार्य होते थे, उन सबको पहले से बच्चों को कराते थे। पिछले 10 सालों में, सर रोकूंगा आपको, पिछले 10 सालों में हम जब देखें 2012-14 के बाद से योग एक व्यापक स्तर पर योग का प्रसार हुआ है, योग शिक्षा का प्रसार हुआ है, लोग योग की तरफ जुड़े हैं और बड़े बड़े जो लोग बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ कहे, प्रधानमंत्री, हीरो, एक्टर, खिलाड़ी, सब ने योग को प्रमोट किया। तो इसके पीछे क्या, ये जो वर्तमान सरकार है इसने भी योग को प्रमोट किया है। हमने देखा कि स्वामी रामदेव 2012 के बाद से उनका भी बेहद नाम आया, योग गुरु के एक उनको पदवी भी दी गई योग गुरु। तो भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में योग को इतने व्यापक स्तर पर ले जाने का श्रेय आप किसे दे रहे हैं? आपके हिसाब से वो कौन लोग हैं जिनके माध्यम से आज योग इतना व्यापक स्तर पे योग देखो, शिक्षा? जो योग गुरु रहे हैं, मैंने बताया स्वामी धीरब्रह्मचारी रहे, उसके बाद में स्वामी रामदेव जी आए। हमारे रामदेव जी, मैं 6 साल स्टेडियम दिल्ली सरकार में था, यहीं से उन्होंने स्टार्ट किया था, हमारे टाइम से स्टार्ट किया था, और आज उनका पूरे विश्व में भी नाम है, बहुत अच्छा रहा है। कितना योगदान आप देखते हैं योग गुरु रामदेव का? जैसे जैसे हमारे जो योग गुरु थे, मैं तो यही कह सकता हूँ कि सबसे पहले जो स्टार्ट किया था स्वामी धीरब्रह्मचारी ने किया था, उसके बाद भी उसी शिक्षा पद्धति को ले लेकर के आगे सब बढ़े। और जब माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको जब जगत विश्व गुरु में जब लेके गए, पूरे विश्व में लेके गए, और ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2014 से चालू करने के लिए प्लानिंग बनी, और 2015 में जो पहला जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो दिल्ली में मनाया गया था, मेरा सौभाग्य ये भी रहा क्योंकि जब मेरा पूरा जीवन इसके लिए था, और मैं 2015 में ही जून में ही रिटायर हुआ था, तो पहला मैं दिल्ली सरकार का, मैं 6 साल स्टेडियम में जितने भी हमारे दिल्ली सरकार के और प्राइवेट स्कूल थे उनका मैं इंचार्ज था योग का। तो मेरे सामने ये हुआ तो मेरे को बहुत खुशी हुई कि माननीय देश के प्रधानमंत्री जी ने पूरे विश्व में इसको योग को। आप 30 साल तक योग किए, एक कोई स्पेसिफिक दिन नहीं था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी आते हैं 21 जून को विश्व योग दिवस मनाने का ऐलान करते हैं। इसको आपने जब फर्स्ट टाइम जब आपके सामने आया, इसको आपने कैसे देखा? बहुत हर्ष हमें हुआ, क्योंकि ये शिक्षा जो है बढ़ नहीं पा रही थी, और क्योंकि जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट जो टीचर लगे थे वो दिल्ली सरकार में लगे थे, लेकिन उनको जो सही माने में उनके अंदर जो एनर्जी थी उसको किसी ने लिया नहीं, बल्कि फिजिकल टीचर के साथ किसी को जोड़ दिया, किसी को सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए जोड़ दिया, किसी को लाइब्रेरी का काम दे दिया, किसी को ऑफिस का काम दे दिया। उस तरह की जो योग टीचर की एनर्जी थी उनको इधर उधर बांट दिया था, और ये मोदी जी के आने के बाद में फिर ये एक संगठित रूप से होकर के ये हुआ है। 2015 में स्टार्ट हुआ, आपने 2023 में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। लगभग 1 करोड़ 21 लाख से ज़्यादा लोग उस योग दिवस में शामिल हुए। ये कैसे किया? सबसे बड़ी चीज़ कि 1 करोड़ 21 लाख लोगों को एक साथ जोड़ना, एक साथ योग कराना, कैसे? बहुत अच्छा आपका प्रश्न है द्विवेदी जी। एक्चुअली क्या था, क्योंकि मैंने बताया मैं तो शुरू से ही जब से मैं लगा योग शिक्षक बना था, और मेरा सौभाग्य भी रहा ये कि मेरे को ऐसा अच्छा विषय भी मिला, क्योंकि शिक्षा में भी और योग शिक्षा जो मेरा जीवन का एक लक्ष्य भी रहा था उस परम पिता परमात्मा के सानिध्य जाने के लिए। तो ये शिक्षा जो थी, क्योंकि मेरे को इसमें शौक़ था, और यहाँ से जब हमारा देश के प्रधानमंत्री जी ने इसको नारा दिया, और सौभाग्य से 2010 से मैं एकल अभियान में मैं जुड़ा भारत लोक शिक्षा परिषद में। माननीय नीरज राजादा जी जो हमारे नेशनल प्रेसिडेंट थे भारत लोक शिक्षा परिषद के, तो आज वो चेयरमैन हैं इसके, तो उन्होंने मेरे को इसमें जोड़ा था। उसके साथ साथ फिर हमने सभी जगह इसको चालू किया, और हमारे एकल
कि 1 लाख से जो ज़्यादा आज गांव हैं, तो 2020 में जब कोरोना का समय आया था तब मेरे को आरोग्य में जोड़ा गया था। 3 लाख गाँव में जो हमारा ऑनलाइन चल रहा था, तो योग के माध्यम से और घरेलू उपचारों के माध्यम से ये 3 लाख गाँव में कोई अनहोनी नहीं हुई थी, और किसी को कोरोना हुआ था तो वो सब विद इन वीक में सब ठीक हुई। एक शब्द है, करे योग रहे निरोग। हम बचपन से इसको पढ़ते आ रहे हैं, तो ये कितना कारगर है, ये समझाइए हमें जरा। एक्चुअली क्या कि योग जो है हमारे शरीर को भी जोड़ता है, हमारे विचारों को भी जोड़ता है, हमारे कर्मों को भी जोड़ता है, और सही मायने में क्योंकि योग का मतलब ही है, संस्कृत के युज धातु से जो ये योग को लिया गया है, उसका मतलब ये है कि उसको जोड़ना है, उसको इकट्ठा करना है, उसको बांध देना है, उसको संयुक्त कर देना है, अर्थात दो वस्तुओं के परस्पर मिलन को योग कहते हैं। इस पद्धति में इसको जोड़ करके हमने आगे इसको बढ़ाया एकल के माध्यम से, और एकल के माध्यम से इतना ही नहीं किया, 1 लाख गाँव में जा करके भी हम, क्योंकि प्रवास में भी रहे, मेरी पत्नी प्रोफेसर कुंतेश कुमारी जी और हम दोनों, और सभी जगह जा करके, और इसको 2020 में मेरे को एक दायित्व दिया गया था माननीय श्याम जी के माध्यम से और दीप जी के माध्यम से। दीप जी बल्कि बाद में आए थे डॉक्टर मुकुल भाटिया जी के साथ में, तो वहाँ से हमने किया था शुरू में। इसको दूसरी तरह से किया था 2020 में, जिसमें डॉक्टर नागेंद्र जी को और श्री रविशंकर जी को, और गुरुकुल पद्धति गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी हरिद्वार से, और हमारे एकल से मान्य श्याम जी, इसको हमने किया था 21 में। जब हमने किया तो हमारे 1 लाख गाँव से लगभग 50 लाख लोग इसमें जुड़े थे 2021 में। तो वैसे तो 2021 से ही हमारा एक तरह का वर्ल्ड रिकॉर्ड रहा, क्योंकि इतना एक दिन में किसी ने भी नहीं कराया। 2022 में ये 75 लाख लोगों ने किया था, और 2023 में फिर धीरे धीरे बढ़ता गया, और हमारा जो एकल का जो परिवार विदेशों में भी है, उन सबको हमने जोड़ करके ऑनलाइन हमने ट्रेनिंग देना चालू किया। हमारा इतना ही नहीं था कि 21 का ही हमने केवल दिन चुना हो, हम 20 मई से 21 जून तक हम इस प्रोग्राम को डेली सुबह 6:30 से 7:30 हमारे योग की क्लास होती थी, और शाम को हमारा हर रेमेडीज का घरेलू उपचारों का शाम को 5 से 6 बजे हमारा डेली ये रहता था। इस करके हमारा वो जो 23 का जो था 1,26,85,032 लोग जो जुड़े, वो अभी तक कहीं कोई रिकॉर्ड में नहीं है। और हमारा ये जो है सौभाग्य है कि हमारा एकल अभियान, जिसके अंदर सभी आरोग्य और ये सब आते हैं, उसके साथ साथ बड़ी बड़ी संस्थाएं हमारे साथ जुड़ी, जैसे सावन कृपाल रूहानी मिशन अध्यात्म का है, वो करीब 60 देशों में सेंटर हैं, 3000 से ज़्यादा सेंटर हैं, दिल्ली में भी है। इसी तरह से हमारे साथ में बहुत सारी करीब 20-25 विश्वविद्यालय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिसमें 10-12 विश्वविद्यालयों में आज भी देखता हूँ, जाता हूँ, और वहाँ पर हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट, संस्कार का प्रोजेक्ट, आयुर्वेद का प्रोजेक्ट, कुछ हमारे रिसर्च वर्क चल रहे हैं, वहाँ भी हम उनको पेटेंट भी कराए हैं, डायबिटीज़ के लिए, दर्दों के लिए, पेट के लिए, शुगर के लिए, अभी कैंसर और HIV, इस तरह का अस्थमैटिक के लिए हमारा पेटेंट। ये सारी चीज़ें, कैंसर, HIV भी ये योग से दूर हो सकती है? योग और घरेलू उपचारों से कैसे? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि कैंसर एक ऐसी लाइन, भारत जैसे देश में अभी हम डाटा देखें तो ये ऐसी बीमारी होगी सबसे ज़्यादा लोगों की डेथ होती है इस बीमारी से। बहुत अच्छा आपका प्रश्न है कि योग से कैंसर कैसे? हाँ, योग से कैंसर इसलिए ठीक हो सकता है कि सबसे पहले हमें इसकी जड़ में जाना पड़ेगा कि हमें रोग होते ही क्यों हैं। उसको हम बगैर देखे सही मायने में नज़रअंदाज कर देते हैं, और हमारी जो रसोई है, हमारी जो किचन है, सबसे बड़ी औषधाल है। यदि हम सही मायने में योगासन करेंगे, और योगासन करने के लिए भी हमें इसकी अलग अलग स्टेप है, केवल हमने करने के प्राणायाम करने बैठ गए या योगासन करने बैठ गए, तो हमारे जो गुरु रहे हैं उन्होंने यही सिखाया कि सबसे पहले जब हमने हर चीज़ की, जैसे हम आप स्टूडियो में आए हैं प्रोग्राम के लिए, तो आपने सारा तैयारी की है, सफाई की हुई है, लाइटिंग, ये सब तैयारी की है ना, उसी तरह से योग करने के लिए भी हमें एक पूर्व तैयारी करनी होती है, और वो होती है षटकर्म क्रिया, पानी की क्रिया जो होती हैं, जब षटकर्म की क्रिया। ये क्या होती है? षटकर्म का मतलब है 6, षट का मतलब 6 क्रियाएं, पानी वाली जो क्रिया होती है, उससे पहले अंदर की सफाई कर लेना। उसमें इसमें क्या क्या होता है? इसमें वही मैं बताना जा रहा हूँ। सबसे पहला जो मुख्य है वो है कुंजल क्रिया।
जैसे हमारे 84 लाख योनियाँ हैं। ये बताया कि कोई ये पूछ रहा है आसन कितने होते हैं, बहुत से ये भी पूछते हैं। तो जितनी योनियाँ हैं इतने ही आसन हैं। इसमें चाहे कीड़े मकोड़े हों, चाहे पक्षी हों, चाहे पेड़ हो, चाहे जानवर हों, कोई भी है, देवी देवता हैं जो भी हैं, सबके हिसाब से ये है। तो 84 लाख योनियाँ, 84 लाख आसन। और उसको करने के लिए, तैयारी करने के लिए षटकर्म की 6 क्रिया हमारे योगियों ने, महर्षि पतंजलि ने और हमारे अलग अलग जो योगी हुए हैं, स्वामी देवाचार्य जी, क्योंकि उन्होंने बहुत रिसर्च की इस पर। बाकी ये तो सब उन्हीं के लिटरेचर लेकर के हम आदिकांश चल रहे हैं। तो उससे क्या लाभ होता है? सबसे पहले, क्योंकि जो भी कैंसर भी क्या है, कैंसर क्या है कि हमारे शरीर के अंदर जो गलत कचरा जमा हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, वो साफ़ नहीं होता और वो इकट्ठा होकर के वो अपना एक रूप ले लेता है और जो विषैले तत्व हैं वो इकट्ठे हो गए, उसको हम ध्यान नहीं करते और हम फास्ट फूड और ये फूड, इस तरह की जो चीज़ें, गर्म के ऊपर ठंडा, ठंडे के ऊपर गर्म, कोई हमें विचार ही नहीं है, हमें एक्चुअल में देखा जाए समझ नहीं है। और हमारे पहले जो गुरु होते हैं सब चीज़ों को पहले बताया करते थे। एक ही गुरु होता था लेकिन सारी चीज़ बताते थे। आज अनेकों हमारे गुरु हो जाते हैं, 8 पीरियड होते हैं, तो लेकिन सच्चाई जो चीज़ है उसको नहीं बता पाते। तो वो जो पहले जो गुरु होते थे उन्होंने ये बताया कि भाई योग करने से पहले षटकर्म की क्रिया में, पहले पानी की क्रिया में कुंजल क्रिया। कुंजल क्रिया किससे ली गई? हाथी से ली गई। हाथी नदी के किनारे जाता है, सूंड से पानी पीता है और युक्ति से बाहर निकाल देता है। दूसरी क्रिया नेति क्रिया। नेति क्रिया से नोस्टल की सफाई करना, गला वाला, ये सब गर्दन से ऊपर वाले सभी जो हमारे शरीर के अंग हैं वो उसकी सफाई कर देना। बाघी क्रिया ली गई है व्याघ से, शेर से। वो शिकार करता है, आपने सुना भी होगा, शिकार करता है। शिकार करने के बाद में 1-1.5 घंटे के बाद में फिर वो लुटरी लगाता है, लौटता है और उसके अंदर जो भी फालतू तत्व होते हैं, थोते जो होते हैं, उनको बाहर वोमिटिंग करके निकाल देता है। और वो देखा है आपने कि सबसे शक्तिशाली है, हल्का फुल्का होता है। उधर मैंने हाथी का बताया, वो भी जानवरों में सबसे शक्तिशाली होता है, तंदुरुस्त होता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे ऐसे योगियों ने ली। ऐसे ही बस्ती क्रिया ली। बस्ती क्रिया क्या है? एनीमा जिसको बोल देते हैं, कि हमारा कॉन्स्टिपेशन ना हो जाए, यदि है तो उसको हम पानी से निकाल दें। गुदा द्वार से, रेक्टम से पानी को खींच करके करते थे, अब एनीमा का रूप रख दिया डॉक्टरी के रूप में। तो इस तरह जो हमारी ये क्रियाएँ हैं, 6 क्रिया इसकी होती है, तो इसमें 2 बहुत महत्वपूर्ण हैं। यदि उनको 2 को हम करके स्टार्ट कर दें, पहली कुंजल क्रिया और इसके 6 कौन कौन सी है? कुंजल क्रिया हो गई, फिर है नौली क्रिया, और एक है जैसे शीर्षासन करते हैं उस तरह का ऊपर देखना होता है। ये 6 क्रिया होती हैं। और इसके बाद में जब हम योगासन करते हैं तो हमने कुंजल क्रिया हाथी से जैसे लिए, वो पानी पीता है नदी में और युक्ति से बाहर निकाल देता है। और उसके लाभ क्या हैं? इसके 2 पंक्तियां हैं। वैसे मैं आप कहो तो मैं बताता हूँ उसको। बिल्कुल। उसके बारे में बोलते हैं कि गज करनी वा को कहें, उसको गज करनी बोलते हैं, गज कहते हैं हाथी को। और जो क्रिया कर रहा है उसको लिए उसका नाम रखा है। वैसे कि कुंजर से हाथी, गज से लिया है कि गज करनी वा को कहें, पिए पेट भर नीर, और फिर युक्ति से काढ़िए, रोग न व्यापे शरीर। इसका दूसरा भी हम कह सकते हैं कि उसको बैठना कैसे होता है। कागासन में बैठते हैं, ऐसे घुटनों के बल बैठ करके पानी पीते हैं। कोसा पानी, गुनगुना पानी होना चाहिए और जितना ज़्यादा पी सकते हैं पीने के बाद में खड़े होकर के, और नाभि को लेफ्ट साइड से दबा करके और राइट साइड की 3 उंगलियों से छोटी जिब्या तक उंगलियों को लेकर जाते हैं और पानी को बाहर निकाल देते हैं। कि कागासन में बैठ के पिए पेट भर नीर, और फिर युक्ति से काढ़िए, रोग न व्यापे शरीर। तो ये कुंजल क्रिया हो गई। एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी, ये सारी जब तक हैं और हम योग करने लग गए और एसिडिटी हमारे पेट में है, मंडूकासन या दूसरे इस तरह के हम मयूरासन करने लग जाएंगे तो वोमिटिंग हमारे मुंह से बाहर निकलेगी। तो उसकी सफाई करने क्या है। दूसरा, अब हम योगासन करेंगे, हमारे नोस्ट्रल साफ़ होने चाहिए। प्राणायाम करेंगे, हमारे दोनों नोस्ट्रल साफ़ होने चाहिए। अभी
तक ऐसा कोई भी उपचार नहीं हुआ जो साइनस वगैरह की, कफ कोल्ड की, इस तरह की जो हैं। हमारे बाल जल्दी सफ़ेद होने लगे, कानों से आजकल बहुत प्रॉब्लम आने लगी है, मोबाइल से तो और ज़्यादा आने लगी, पहले से होती थी। चश्मे सब बच्चों के लगने लगे हैं। तो उसको जब हमने योग में देखा, और मेरे भी 81 में जब मैं ट्रेनिंग करने गया था मानतलाई डिस्ट्रिक्ट उधमपुर जम्मू कश्मीर में, तो मेरे भी चश्मा लगा हुआ था और 1 महीने तक मेरे को विश्वास नहीं था। लेकिन जब 1.5 महीना हुआ तो जो मैं दवाइयाँ लेके गया था और चश्मा वगैरह सब वहाँ से छोड़ के आया, उसके बाद में हम दिल्ली में लाखों बच्चों को इनको सब कराना चालू किया। तो वो नेति क्रिया ऐसी क्रिया है कि सब रोगों को ऊपर से मस्तिष्क को शुद्ध कर देती है और विचार उनके पॉजिटिव होने लग जाते हैं। उसकी भी 2 पंक्तियाँ हैं कि नाक कान और दांत को, नाक कान और दांत को रोग न व्यापे को, और उज्जल हो में नैन भी नित नेति कर सो। तो हमें कुंजल के बाद में नीति क्रिया यदि हम कर लेते हैं तो हमारी आँखों के चश्मे उतर सकते हैं। साइनस की जिनको प्रॉब्लम है बगैर ऑपरेशन के वो ठीक नहीं होती, वो केवल नेति से ठीक हो सकती है। लेकिन नेति भी रबड़ वाली नहीं हो, सूत वाली जो मोम लगी वाली होती है उससे करते हैं तो उसका पूरा लाभ मिलता है। लेकिन स्टार्टिंग में करने के लिए हम हेल्प ले सकते हैं रबड़ की नेति से। तो आजकल मोबाइल से कानों की प्रॉब्लम, आँखों की प्रॉब्लम, बालों की प्रॉब्लम, छोटे छोटे बच्चों के बाल सफ़ेद होने लगे हैं। तो ये मुंह में पायरिया, बदबू आती है। आपने देखा होगा कई बार मित्र पास बैठे हैं लेकिन शर्म के मारे नहीं कह पाते, तो ये सब चीज़ इनसे ठीक हो जाती है। उसके बाद फिर हम और भी ज़्यादा क्रिया नहीं करें। पेट को करने के लिए हम एनीमा ले लें या पेट को हम साफ़ करने के लिए कुछ आहार इस तरह के लेंगे, पपीता वगैरह इस तरह का सेवन करेंगे, सुबह नाश्ते में फ्रूट वगैरह खाएंगे, और इस तरह का हम सोच करेंगे तो हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। एक चीज़ और सर, आजकल एक और शब्द बड़ा, फिजियोथेरेपी और योग कितना अलग है? एक्चुअली क्या है कि हमारी जो आज की चिकित्सा पद्धति है, क्योंकि ये सारा मॉडर्न चिकित्सा पद्धति है, और जब ये सब विदेशों से आ रही हैं, एलोपैथिक हुआ, ये पैथी हुआ, तो ये सारी हमारी योग की वैसे तो, क्योंकि मेरा भांजे भी है और भी है मेरे परिवार में, या तो शिक्षा जगत में हैं या चिकित्सक में। मेरे फादर भी चिकित्सक थे, लाहौर से उन्होंने डिग्री वगैरह की थी और आयुर्वेद का उनका था, रस रसायन का। और अब मेरे जैसे भांजे हैं, 3 भांजे हैं, तीनों भांजे डॉक्टर हैं, उनके बच्चे भी, वो भी डॉक्टर हैं, MBBS, और दूसरी तो कहने उनके फिजियोथेरेपिस्ट के भी हैं। तो वो पहले मेरे से सीखता था जो वहाँ की एक्सरसाइज थी और योग की एक्सरसाइज है। योग की एक्सरसाइज का क्या है कि उसका ज़्यादा लाभ मिलता है, क्योंकि उसको हम योग को जो है उस थेरेपी को श्वास के साथ जोड़ते हैं, तो हमारा जो विचार जो बाहर भागते हैं वो एकाग्र हो जाते हैं और गलत विचार ना आकर के पॉजिटिव में हम चले जाते हैं, तो उसका ज़्यादा लाभ मिलता है। एक शब्द यूज किया, एकाग्रता, कंसंट्रेशन, जो एक स्वस्थ शरीर के लिए, किसी भी मानव के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है, और आज के युवाओं से ये गायब है। जो एकाग्रता, कंसंट्रेशन गायब है। और ये किसी आदमी कोई दवा खा के, बाकी सारी बीमारियां तो दवा खा के ला सकता है, लेकिन एकाग्रता के लिए आपको योग ही करनी हो। तो ये आज के यूथ में ये प्रॉब्लम क्यों है? आज के यूथ में प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादातर तो ये हमारे माता पिताओं का है, क्योंकि वो कुछ बता ही नहीं रहे, और वो क्या होते हैं, वो संस्कार हैं। तो संस्कार हमारे धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं, और कुछ चंद सालों से, जब से ये मोबाइल और लैपटॉप और ये सारी चीज़ हुई हैं, और मोबाइल से आकर के तो अब इतना हमारा माहौल बिगड़ चुका है हमारे बच्चों का। और आपने अभी ये तो जल्दी की बात है, अभी आप देख रहे हैं, हम सब देख रहे हैं कि कुछ दिनों में हमारे जो संतानें हो रही हैं वो सब कंप्यूटराइज हो रहे हैं। आज मैं 70+ का हूँ, लेकिन मेरे को सही माने में मोबाइल चलाना नहीं आता। कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है मैं उसको सही नहीं कर सकता। बच्चों से हेल्प लेते हैं तो वो फटाफट कर देते हैं। वो 2-2 साल का बच्चा है वो सब कुछ कर लेता है आज के समय में। 1-1 साल का बच्चा भी बहुत कुछ चालू कर देता है। और हम भी उसमें इन्वॉल्व हैं कि पेरेंट्स जो है अब ऐसे हो चुके हैं कि उन बच्चों से बचने के लिए, अपने मोबाइल या दूसरे कामों करने के लिए उनको ज़बरदस्ती मोबाइल, जब बच्चा रोता है, कुछ प्रॉब्लम होती है तो उसको मोबाइल दे करके हम शांत कर देते हैं। तो हम सही मायने में देखे जाए तो हम उसको सही से पेरेंटिंग नहीं हो रही है।
तो ये हमें चेंज करना होगा और ये हमारे संस्कारों में आता है। इसको देखते हुए हमने कैरी पॉइंट विश्वविद्यालय हमीरपुर हिमाचल प्रदेश में करीब 10 साल लगे। हम शांति कुंज गायत्री परिवार के साथ में भी बहुत पुराने से हम जुड़े हुए हैं, उनके साथ मिलकर के एक एमओयू किया और अब उस वहाँ उस यूनिवर्सिटी में हमने सभी को, किसी भी स्ट्रीम का बच्चा है, किसी सब्जेक्ट का बच्चा है, एक सेमेस्टर सबको पास करना अनिवार्य होगा। उसके लिए हमने बुक भी तैयार की है और उस सेमेस्टर के हिसाब से, और हिमाचल गवर्नमेंट से उसको 2 अगस्त 2023 से इसको स्टार्ट हमने किया था। और आज शुरू में सभी ये कह रहे थे बच्चे कैसे सुधरेंगे, क्या होगा। जब मैं योग टीचर प्रोजेक्ट अफसर था दिल्ली सरकार में भी, मेरा उससे पहले से हमारी तैयारी चल रही थी, तो मेरे साथी भी कहते थे कि अब डॉक्टर क्या तुम पागल हो गए हो, अब बच्चा किसी की मानेंगे नहीं, हमारे बच्चे तो कहना मानते नहीं, दूसरों को कैसे मना दोगे। लेकिन मेरा प्रयास था, उस पर प्रभु पे, परमात्मा पे, गुरु पे विश्वास था और वो आज हम देख रहे हैं कि वो बच्चे चेंज हो रहे हैं। विद इन वीक में बच्चों में बहुत चेंज आ गया। अब वो जबकि किसी गुरु को मानते भी नहीं थे उन दिनों में, ऐसे किसी को नमस्ते नहीं करते थे। जब से ये चालू हमने किया तो चौथे दिन तो मेरे पैर छूने लगे, जबकि पेरेंट्स के था। और नेक्स्ट डे 4 दिन के बाद तो पूरी क्लास लाइन बना करके जब मेरे पैर छूने लगे तो घर वालों को छू रहे। तो कहने का मतलब ये कि हम ये छोड़ देते हैं कि बच्चे कौन कहना नहीं मानेंगे। इसलिए शिक्षा जगत में जब ये चीज़ आएगी, योग शिक्षा उसमें आई थी तो उसमें प्रभाव पड़ा था, लेकिन हमारे कुछ ऐसे तंत्र जुड़े हुए थे जो सही मायने में नहीं चाहती। नहीं तो अन्ना हजारे का या किसी का ज़रूरत नहीं पड़ती बच्चों में संस्कार देने के लिए। एक चीज़ और, जब भी हम योग की बात करते हैं तो हम अक्सर देखते हैं कि वो एक 50+ के लोगों के लिए, मतलब एक धारणा बनी हुई है। लेकिन योग युवाओं को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अगर युवा अवस्था में योग करें तो शायद उस अवस्था में योग करने की ज़रूरत हमें ना पड़े। तो युवाओं को इधर योग से कैसे जोड़े, कैसे युवाओं को युवा अवस्था में, जब वो 15 से 25 साल की उम्र जो है, उस समय वो योग की ओर कैसे मुड़े? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, क्योंकि यदि यूथ हमारा इसमें जुड़ जाएगा तो हमारी प्रॉब्लम भी सारी सॉल्व हो जाएगी। लेकिन जब तक पेरेंट्स भी में सुधार नहीं आएगा तब तक भी काम नहीं हो सकता। आजकल कुछ बीमारियां भी कॉमन हो गई हैं, स्पेशली यूथ्स में। जैसे बच्चे जो 12 से 18 साल 20 साल के बच्चे हैं, उनकी भी ये पीठ की प्रॉब्लम होने लगी है, कुछ बच्चों को गर्दन की प्रॉब्लम होने लगी है। ऐसे बीमारियां जो हैं, जो शुरू में तो थोड़ी सी आदमी पेन किलर वगैरह लेके कर लेता है, लेकिन जैसे ही वो 40 पार करता है वो बीमारी उन्हें जकड़ लेती है और वो शायद लाइफ टाइम या तो उन्हें दवा खाना पड़ता है या फिर कोई और तरीका। तो ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं बच्चों में, कैसे इससे बच्चे कैसे बचें? हाँ, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, क्योंकि आजकल ये प्रॉब्लम घर घर में दिखी जा रही है और यूथ में तो बहुत हो रही है। और हो क्यों रही हैं? क्योंकि हम पेरेंट्स जो है, जो हमारे पहले दादी दादा होते थे, परिवार संगठित परिवार होता था, वो धीरे धीरे चेंज हो गया। अब अलग अलग फैमिली बट गई, बच्चे अलग अलग हो जाते हैं, सब कुछ हो जाते हैं, तो जो उनको माहौल मिलना चाहिए था बच्चों को वो नहीं मिलता। और जैसे मैंने अभी मोबाइल वाली बात बताई थी, उसी तरह के खान पीन के ऊपर भी हो गई। पेरेंट्स उनको कुछ नहीं कह पा रहे बच्चों को, और बच्चे अपने दोस्तों के साथ में फास्ट फूड खाने लग गए, मैदा की चीज़ें खाने लग गए। जब वो भोजन खाते हैं तो मैंने बहुत देखा है जाके, जैसे आज हम कहीं भी जाते हैं तो आपको पता है कि हमारे यहाँ दूध भी नकली आ रहा है। किसी भी पार्टी में या घर में कोई भी पार्टी हो जाए, कोई गेस्ट एक आ जाए या किसी के घर चले जाएं, हम ही खुद चले जाएं, तो पनीर की सब्ज़ी आपने देखा होगा 99% घर में बनाते हैं, चाहे वो कैसे भी हो, गरीब भी होगा तो भी एक उनका ये होगा स्टैंडर्ड ख़राब ना हो जाएगा हमारा। किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ भी मैंने देखा है कि हम जाते हैं, मैं बाहर का पनीर नहीं खाता, पनीर ज़रूर आएगा, और वो गरम गरम भोजन खाते हैं और मैदा वाला भोजन खाते हैं, भटूरे आदि भी खाते हैं, समोसे आदि सब खाते हैं, और गरम गरम खाने के साथ में कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, ठंडा पानी पीएंगे या नींबू वाला पानी पीएंगे, ठंडा पीएंगे। तो जब अग्नि एक प्रज्वलित हो रही है और अग्नि हमारे भोजन को पचाती है, जठराग्नि जो नाभि में होती है, ये जठराग्नि जिसको बोलते हैं, यही हमारी शक्ति जो है, यही से हमारा सब डाइजेशन का सिस्टम होता है। और आग कहीं जली हुई है, तवे पे हम रोटी बना रहे हैं, तवा गर्म है, यदि हम उसमें 1 गिलास पानी डाल दें तो तवे में क्या होगा?
उसमें फिर खाना रोटी नहीं बन सकती। सेम उसी तरह का है कि जब हम गरम गरम चीज़ खा रहे हैं और वहाँ हमने पानी ठंडा पी लिया या कोल्ड ड्रिंक, ज़्यादातर तो बच्चे कोल्ड ड्रिंक ही पी रहे हैं, जो उनको डकार आती है तो सोचते हैं हमारा खाना हजम हो रहा है, लेकिन अंदर एक्सेप्ट नहीं कर रहा पेट, तो वो डकार के बहाने उसको रोकना चाह रहा है, लेकिन वो उल्टा समझ रहे हैं हम। तो इन सब चीज़ों की शिक्षा योग के माध्यम से मिल सकती है, और हमने इसको सबको इनको पढ़ाया भी है और हमने खुद पढ़ा है। तो हम बहुत सारी चीज़ों को कोशिश करते कि ना हो, लेकिन इन सब चीज़ों को पेरेंट्स को भी बदलना पड़ेगा, और इसलिए संस्कार अनिवार्य है। तो क्या अब जो प्राथमिक शिक्षा है, जो हमारी प्राथमिक शिक्षा पद्धति है, नया एजुकेशन पॉलिसी भी है, तो योग को कितना कंपलसरी है कि योग भी रहे, जुड़ा रहे, ताकि बच्चे पहली क्लास से भले ही वो पीटी करें, हाथ थोड़ी सी हलचल करें, लेकिन वो पहली क्लास से योग की ओर धीरे धीरे बढ़े? क्या ये ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि योग और पहले जो हम भी थे, जब छोटे छोटे थे, जब तक योग शिक्षा नहीं थी तो पीटी होती थी। प्रेयर में भी पीटी कराते थे, हाथ ऊपर नीचे। उसमें केवल एक ही था कि उसको हम श्वास के साथ नहीं जोड़ रहे थे। यदि श्वास के साथ जोड़ देते तो हमारी कंसंट्रेशन बढ़ती है और हमारे शरीर पे पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हमने इन सब चीज़ों को रिजल्ट इम्प्रूव करने के लिए दूसरे छोटे छोटे प्रयोग हमने दिल्ली सरकार में किए, बाहर भी किए, आज भी हम कर रहे हैं, रिसर्च वर्क कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें करनी अनिवार्य है, और यदि हमने ऐसा कर लिया, बच्चों को योग के साथ जोड़ दिया, जैसे अभी आप भी बता रहे थे और हम भी बता रहे थे, जो हमारी गुरुकुल शिक्षा पद्धति होती थी उसमें योग कंपलसरी होता था सभी के लिए, और शुरू शुरू में सबको योगासन और प्राणायाम कराने के बाद में ध्यान पे बैठाते थे, और उनको पहले से सब चीज़ ज्ञान हो जाता था। और आज ये हो रहा है कि 50 या 60 साल के बाद में योग कराएं। तो वो जो पहले हमारी शिक्षा पद्धति थी, जिसमें भगवान राम हो, हनुमान जी हों, कृष्ण जी हों, जितने भी स्वामी विवेकानंद हों, इस जो हमारे ज्ञानी हुए हैं, ऋषि मुनि हुए हैं, उन्होंने सबने योग से आगे बढ़े हैं। क्योंकि योग ही तो एक ऐसा है, प्राण अपान यूरक कैसे रजो रेतस्था सूर्य चंद्रमसो योगा जीवात्मा परमात्मा। क्योंकि ये ही एक सार है पूरा सृष्टि को बनाने के लिए, प्राण और अपान वायु को मिलाना ही योग है। रज और प्रकृति, अर्थात प्रकृति और पुरुष जो है, पुरुष एक ही है पूरे विश्व का, वो है परमात्मा, पुरुष जिसको बोलते हैं, और प्रकृति जो है वो शक्ति है, नारी शक्ति है। इन दोनों के मिलन से, और जब रज और वीर्य सात्विक होगा, सात्विक जब होगा जब निरोगी वो होंगे, अच्छा भोजन लेंगे, उनसे जब संतान होगी, सूर्य चंद्रमसु, सूर्य और चंद्र को मिलाना, अर्थात ईड़ा और पिंगला, ये राइट सूर्य है और लेफ्ट नोस्ट्रल जो है चंद्र है, इन दोनों को मिलने से ही ये योग बनता है, ये सृष्टि बनती है। और जीवात्मा परमात्मा, जीवात्मा को परमात्मा के साथ मिलाना तभी हो पाएगा जब हम ध्यान में बैठेंगे। ये पद्धति जो हमारी धुलमिल होती जा रही है, उसको हमें पुनः लाना पड़ेगा, और ये एकल के माध्यम से बहुत अच्छा कार्य है। गांव-गांव में अभी 29 राज्यों में ये शिक्षा पद्धति हमारी चल रही हुई है, इसके माध्यम से हम आगे इसको बढ़ा रहे हैं। इसी करके हमारा इस साल का भी 2023 का तो मैं आपको बताया जो हमारा वर्ल्ड रिकॉर्ड रहा है, और अपने वर्ल्ड रिकॉर्ड को हमने तोड़ करके इस बार 2024 में 1,57,57 लाख जो है, इसकी पूरी फिगर है 1,56,98,674 हमारी इस वर्ष की 2024 की स्ट्रेंथ रही है। तो ये भी हमारा ही अपना रिकॉर्ड टूट रहा है। बाकी अभी तक और दुनिया में कोई ऐसा ये जो एक दिन में इतना कराया हो, वो भी हम 1 महीना ट्रेनिंग सबको देते हैं, और फिर हमारे जो आचार्य हैं वो जा करके जो 1 लाख आचार्य हैं वो फिर आगे बच्चों को सिखाते हैं, गाँव-गाँव में सिखाते हैं। फिर हमारा दिल्ली के जितने भी पब्लिक स्कूल हैं, इनकी एसोसिएशन है, इनको हमने जोड़ा हुआ है। भारत, इसमें हिंदुस्तान स्काउट गाइड है, भारत स्काउट गाइड है, इसमें करीब हिंदुस्तान स्काउट गाइड में करीब 33-35 लाख स्टूडेंट हैं नेशनल लेवल में। यहाँ के हमारे करीब 20-1 लाख हमारे दिल्ली पब्लिकेशन जो एसोसिएशन बनी हुई है पब्लिक स्कूलों की, उसमें हैं। इस तरह से हमारे बहुत सारे लेकर के हम कोशिश कर रहे हैं कि जन जन तक इसको पहुंचाएं, और अब हम हमारा एकल के माध्यम से हम विश्व में भी अब फैलाने का इसका काम कर रहे हैं। अभी 6 अगस्त को मेरा अमेरिका शिकागो में जाने का है, वहाँ पर हमारा एकल परिवार है। कल हमारी उनके साथ सबके पूरा ग्रुप के साथ में ऑनलाइन मीटिंग भी है। वहाँ के अम्बेसियों में भी हम बात करके एम्बेसडर से कनाडा, अमेरिका, अभी मैं अप्रैल में लंदन वगैरह 5
देश गए थे, तो वो सब जगह हमारा एकल के माध्यम से, विश्वविद्यालयों के माध्यम से, सावन कृपाल वाहिनी माध्यम से इन सब शिक्षा को हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम आशा करेंगे कि 2025 में ये जो 1,57,00,000 का रिकॉर्ड है इसको भी तोड़े और योग को पूरी दुनिया में और व्यापक स्तर पर प्रसारित करें। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर रामावत, जिन्होंने 1983 में एक योग शिक्षक से अपने जीवन का प्रारंभ किया और आज 2023 में इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, 2024 में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और लगातार योग के माध्यम से लोगों को निरोग रहने का आइडिया बता रहे हैं, उनको वो टेक्निक बता रहे हैं कैसे हम योग से खुद को स्वस्थ रखें और अपने परिवार को भी स्वस्थ रखें। तो आप भी इनके साथ जुड़िए और योग करिए और निरोग रहिए।